शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना के इस दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल सभी राष्ट्रीय नेता, प्रदेशों के अध्यक्ष, विभिन्न प्रदेशों से आए नेतागण, सम्मानित सदस्य, आओ जोर से जय घोष करें। जयकारे वीर बजरंगी, हिंदुस्तान शक्ति सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान शक्ति सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़े और ऊंची आवाज हो। हिंदुस्तान शक्ति सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले मैं शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शक्ति सेना के सभी पदाधिकारियों, नेतागणों, कार्यकर्ताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विश्वास से, अपने आशीर्वाद से मेरे को दोबारा एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है। अपना आशीर्वाद देकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। मैं आप सबका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान शक्ति सेना का ये अधिवेशन कोई महीने पहले तजवीज नहीं किया गया, बल्कि एक हफ्ते पहले विचार किया गया, तय किया गया कि इसे बुलाया जाए और 11 तारीख निश्चित की गई। बहुत लोगों के मन में था कि धुंध होगा, मौसम खराब होगा, तो कैसे लोग आएंगे। पार्टी के पास धन का भी अभाव था कि आयोजन करना है, उसके लिए आवश्यक रूप से जो पैसे हैं उसकी कमी कैसे पूरी की जाएगी। तो हम लोगों ने बिना ये सोचे समझे कि मौसम कैसा रहेगा 11 तारीख रखी, और जैसे 11 तारीख रखी तो कुछ बातें सोशल मीडिया पे आने लग गई कि भगवान रामलला का जो विराजमान होने की तिथि थी वो 22 जनवरी पिछले समय में थी, लेकिन उसको मनाया जाएगा 11 जनवरी को। तो जिस दिन आज आप बैठ के राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हो, पूरा देश रामलला के अयोध्या में विराजने की जो तारीख है वो 11 से लेकर 13 तारीख तक मना रहा है, और 11 को आप यहाँ इकट्ठे हुए, वैसे ही ये शुभ दिन हो गया। एक जोरदार तालियां भगवान राम जी के, रामलला जी के अयोध्या में विराजने की वर्षगांठ की खुशी में। जय जय श्री राम। अब धर्म से क्या नाता है? धर्म करने वाले जो संगठन होते हैं उनका तालमेल ऐसे ही हो जाता है। अयोध्या में रामलला जी के विराजने की तिथि और आपके दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन की तिथि भगवान की कृपा से खुद ही तालमेल में आ गई। दूसरी बात, धन का अभाव। हमने जब सोचा धन की कमी, तो हमने एक फार्मूला निकाला। हमने कहा कि सबसे थोड़ी थोड़ी राशि, विशेष करके पंजाब से, बाहर से किसी से नहीं मांगी गई, हमने थोड़ी थोड़ी राशि मांगी। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं कि हमने थोड़ी धनराशि मांगी, और धन की वर्षा जो है हिंदुस्तान शक्ति सेना के धन कोष में हुई। जितना इस आयोजन में खर्च होगा उससे ज्यादा धन पार्टी के धन कोष में आ गया होगा, उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके धन कोष से। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज कठिन नहीं है, सवाल है उसको समझना, उसको करने का दृढ़ संकल्प होना।
मैं जब संगठन का काम करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसे होगा जी, ये कैसे हो सकता है जी, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी हाल में हमने 7 राज्यों में तीर्थ यात्रा की। मेरी माता की इच्छा थी कि इन राज्यों की तीर्थ यात्रा की जाए। मैंने अपने दफ्तर में बैठ के उसका रूट मैप बनाया। वो 3078 किलोमीटर सड़क पे बनता है। और जब मैंने उसका रूट मैप बना दिया तो जब हमने चर्चा की तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी इतना तो हो ही नहीं सकता जी, एक ही सांस में 3000 किलोमीटर जाना आना, और वो भी 7 दिन के भीतर। हमने तय किया कि इस दिन जाएंगे और 29 तारीख की रात को यानी कि 30 की सुबह को पटियाला में आ जाएंगे। आप सब लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि हमने यात्रा की, जो हमने रूट बनाया, आज भी रूट हमारे पास लिखा हुआ है, प्रिंटेड रूट है। हम उसी रूट के समय से 30 तारीख की सुबह 4:30 बजे 3 बजे के आसपास हम पटियाला पहुंच गए थे। और भगवान कैसे मदद करता है, गाड़ियां पंचर भी नहीं हुई। 3078 किलोमीटर के रास्ते में गाड़ी नहीं पंचर हुई। और एक जगह थोड़ा सा टक लगा, 15 मिनट में हमने उसको बदल के काम सही कर दिया। ये कारण सिर्फ इतना होता है कि मन में इच्छा क्या है। मन में अगर आपके दृढ़ संकल्प है कि हमने ये चीज प्राप्त करनी है तो आप प्राप्त कर सकते हो। मुझे खुशी है कि हमने हिंदुस्तान शक्ति सेना का अधिवेशन बनाया और ये हाल खचाखच भर गया। अभी हमारी कमजोरी है, हम उत्तराखंड में कम है। पंडित बद्री प्रसाद जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यहाँ हमारे एक साथी है, उन्होंने किया। राजेंद्र यादव जी ने, खड़े हो जाओ, उनके लिए भी ताली बजा दो। बिहार हमारा अधूरा है, झारखंड अधूरा है। बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदुस्तान शक्ति सेना या शिवसेना हिंदुस्तान अभी पहुंची नहीं। उसका कारण केवल हमारी कमजोरी है। हम जो लोग अपने अपने पदों पे बैठे हैं, हमें पागलपन की तरह इच्छा नहीं है कि हमने अपने संगठन को मजबूत करना है, सत्ता में पहुंचना है। वो आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अगर उनके कार्यकर्ता कर सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के सपा के अखिलेश यादव कर सकते हैं, अगर दूसरी पार्टियां कर सकते हैं, तो शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता नेता भी कर सकते हैं। मुझे याद है एक जगह दंगा हो गया जम्मू में। कौन सी जगह थी? नहीं, जहां हम लोग ऊपर गए, किश्तवाड़, जहां से श्रीनगर केवल और केवल 100 किलोमीटर है, पहाड़ियों में किश्तवाड़। वह दंगा हो गया। अरुण जेटली जीवित थे। अरुण जेटली भाजपा की ओर से देखने के लिए गए, हाल चाल लेने के लिए। उन्हें जम्मू एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। बहुत बड़े कानूनदान वकील थे, भाजपा के बड़े नेता थे, एयरपोर्ट से लौटा दिए गए। मैंने राजेश केसरी जी को फोन किया, मैंने कहा हम चलेंगे किश्तवाड़। उन्होंने कहा जी अरुण जेटली को वापस कर दिया। मैंने कहा आप तैयारी करो, हम किश्तवाड़ चलेंगे। हमने किश्तवाड़ जाने की योजना बनाई। हम जैसे किश्तवाड़ जाने के लिए जम्मू में प्रवेश किए तो जम्मू पुलिस हमें प्रोटेक्शन देती है आमतौर पे, लेकिन उस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दी। उन्होंने सोचा जब हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो शायद डर के मारे ये किश्तवाड़ जाने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। राजेश केसरी जी ने इंतजाम किया। हम सब लोग गाड़ियों का काफिला बनाकर किश्तवाड़ की ओर गए। किश्तवाड़ जो था, मैंने पहली बार जिंदगी में गया, वो जो है पहाड़ियों के अंदर जाकर के बना हुआ है। तो हम लोग गए तो हम लोगों की गाड़ी एक जगह थोड़ी सी पेट्रोल की टैंकी लीक कर रही थी। हमने उसे ठीक करने के लिए रास्ते में रुके तो एक पहाड़ी के टीले से
सीआरपीएफ या बीएसएफ का जवान उतरा, वह दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक से प्रकट हुए। मतलब सिक्योरिटी इतनी लगी रहती है। तो वो आकर खड़े हुए, हमने गाड़ियां ठीक की, और जब किश्तवाड़ पहुंचे तो किश्तवाड़ के जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, उनके देख कर हैरानी हुई कि शिवसेना वाले किश्तवाड़ पहुंच गए। डीएसपी वहां पहुंचे, वहां एक प्रसिद्ध मंदिर था, हम उस मंदिर में गए, हिंदुओं को बुलाया, त्रिकुट मंदिर, और हमने हिंदुओं को बुलाया तो हिंदू डर के मारे नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो पंजाब पुलिस हमारे साथ थी वो सोच रहे थे कि शायद ये J&K की पुलिस है और हम इनके सामने इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे। तो हमने धीरे से बुलाया, उन्हें बताया कि ये J&K पुलिस नहीं है, ये पंजाब पुलिस है, आप अपनी बात बताओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो हमें वहां की किश्तवाड़ की पुलिस ने कहा कि आप वापिस जा सकते हो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। हमने कहा हम नहीं वापिस जाने वाले, हम रात को यहीं रहेंगे, सवेरे दौरा करेंगे और पता करेंगे कि हिंदुओं का उत्पीड़न कैसे हुआ। आपको जान के हैरानगी होगी कि एयरफोर्स की जो हवाई अड्डा था उसको जला दिया गया था, एयरफोर्स की चौकियों पे हमला हुआ, हॉस्पिटल जिस रास्ते पे था उस रास्ते को मुस्लिम जिहादी मानसिकता के लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, ताकि जख्मी या मरे हुए लोग या जख्मी हालत वाले लोग हॉस्पिटल ना जा सके। और हमने पैदल पैदल सर्वे किया, उन्हें लगता नहीं था कि किश्तवाड़ में कोई हिंदू नेता आए और पैदल पैदल चले। हम पैदल पैदल चले, पत्रकार भाई हमारे साथ पैदल पैदल चले, हम वहां आरएसएस के लोगों से मिले। आरएसएस के लोग भी उस समय अपने आप को उत्पीड़ित समझ रहे थे, उन्होंने अपनी व्यथा गथा हमें बताई, क्योंकि उस समय जो असली की दुकान लूटी गई थी, आर्म्ड की लाइसेंसी बंदूकों की दुकान जो लूटी गई, वो भी एक मंत्री जी की अगुवाई में, जम्मू कश्मीर के एक मंत्री की अगुवाई में लूटी गई थी। किचलू राजेश केसरी जी बता रहे हैं, कोई किचलू नाम के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो जिसके राज्य का कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व हो, उस राज्य में जाकर के हिंदुओं की हालचाल पूछना कितनी मुश्किल बात होगी। हम लोग वहां गए, हमारा कोई वोट बैंक नहीं था, हम कोई चुन के आने वाले नहीं थे, कोई जीत के आने वाले नहीं थे, लेकिन एक साहस था। जैसे इन्होंने कृष्ण जी ने बताया कि हम लोग जब कश्मीरी पंडितों के इशू पे रथ यात्रा लेके गए तो हमें रोका गया, तो हमने वहीं जाम लगा दिया। कठुआ पुलिस लाइन में हम लोग गिरफ्तार रहे, एक रात हमने वहां गुजारी। वही रात थी, वही लड़ाई थी कि आज कश्मीरी पंडित की आवाज देश के प्रधानमंत्री तक है, पनून कश्मीर संगठन की आवाज सुनी जाती है। आज वो टेंट में नहीं रह रहे, आज वो फ्लैट में रह रहे हैं। ये शिवसेना हिंदुस्तान की ताकत थी, आवाज उठाने की कला थी। पंजाब की जिस धरती पे बैठे हो, यहाँ केवल और केवल 1984 के दंगा पीड़ितों की बात होती थी, उनके जख्मों की बात होती थी। शिवसेना हिंदुस्तान ने आज से 20 साल पहले आवाज उठाई। जब एक रिपोर्ट आई तो हमने कहा कि पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की बात क्यों नहीं। 2003 में हमने लड़ाई लड़ी, हमने मजबूर किया उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को। उन्होंने उस मजबूरी में आंदोलन के आगे झुकते हुए 781 करोड़ रुपए मंजूर किए। पर दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल, जो कहते हैं हम हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं। हमने उनसे कहा कि ये 781 करोड़ रुपए दे दो, आज तक वो फूटी कौड़ी नहीं दे पाए। लेकिन जिहादी मानसिकता के पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों को कश्मीर में बसाने के लिए, राष्ट्रीय मुखधारा में लाने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में रही, अकाली दल के साथ सरकार में रही, केवल एक रोना रोती रही कि हमें मलाई वाले पद नहीं मिल रहे, मलाई वाले विभाग नहीं मिल रहे,
लेकिन पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के जख्म मलहम लगाने की बात उन्होंने किसी कैबिनेट में नहीं की। मैंने उस समय के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से बात की, जो स्वर्गवासी हैं, बहुत अच्छे नेता थे। मैंने पूछा कि आप ये रकम क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा पवन जी, अलायंस हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, हिंदुओं के विषय में हम भारतीय जनता पार्टी की सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं ये रकम देने को तैयार हूं। हम भारतीय जनता पार्टी से मिले, भारतीय जनता पार्टी के कानों में हिंदुओं के दुख दर्द की तकलीफ नहीं जाती। आज संभल के 1978 में जो दंगे हुए, उसको योगी आदित्यनाथ जी जैसे मर्द मुख्यमंत्री ने 48 साल पहले की फाइल खोलने की हिम्मत की है। हम बधाई देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो सनातन हिंदू धर्म की आवाज चाहे 45 साल से हो चाहे 48 साल से हो, उसकी फाइल खोलने की हिम्मत रखता हो, जो केसरिया गेरुआ वस्त्र पहन के महाकुंभ की धरती पे घूम घूम के देख रहा हो कि मेरे किसी सनातनी भाई को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी प्रकार के प्रबंध व्यवस्था में कमी तो नहीं। पर हम सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, 48 साल पहले की फाइल संभल में आपने खोल दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाब की धरती पे बसों से उतार करके मारे गए जो 35,000 हिंदू हैं, उनके आंखों के पानी सूख गए, उनके आंसू सूख गए, उनके जख्मों पे मरहम लगाने से भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका? ये केंद्र की सरकार क्यों नहीं सुन रही? ऐसा नहीं है, हमने देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, उनसे मिले थे जाके, रामनाथ कोविंद जी से, उनको बताया, उन्होंने कहा बात तो सुनी जानी चाहिए पर यह केंद्र सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने बकायदा गृह मंत्रालय को भेजा। केवल संभल में हिंदू नहीं रह रहे, देश के अन्य हिस्सों में भी हिंदू रह रहे हैं। और शिवसेना हिंदुस्तान ये कहती है कि जब विदेश की जंग को आप रोक सकते हो कि हिंदुस्तानी सेफ निकल जाए तिरंगा लेकर के, तो जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान की सेना ने बनाया, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के नाम पे, उन जो कट्टर मुसलमानों को जीने का अधिकार दिया गया बांग्लादेश में, आज वो बांग्लादेशी तालिबानी जिहादी मानसिकता के लोग जब हमारे मंदिरों को फूंक रहे हैं, हिंदुओं को मारने और काटने का काम कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान की सरकार और देश के प्रधानमंत्री एक जंग और क्यों नहीं लड़ सकते बांग्लादेश को विश्व के मानचित्र से मिटाने के लिए? क्यों नहीं लड़ी जा सकती एक जंग? अगर इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए चार फ्रंट पे लड़ सकता है, चार फ्रंट में युद्ध कर सकता है, तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या 2 फ्रंट नहीं खोल सकते? क्या हम इजराइल से भी गए गुजरे हैं? क्यों नहीं हमें बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द सुनाई देता? क्यों नहीं बांग्लादेश में रोज चलाए जा रहे मंदिरों की चीख पुकार सुनाई दे रही? ये सुनी जानी चाहिए। कई लोग पूछते हैं जब भाजपा देश में हिंदुत्व का काम कर रही है तो फिर शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना की क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। अगर हाथी मस्त हो जाए, मदमस्त हो जाए, गरूर में आ जाए, तो एक महावत की जरूरत होती है जो हाथी के सिर पे बैठ के हाथी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। आपने महावत बनना है। अगर भाजपा हिंदुत्व का काम करे, राष्ट्रत्व का काम करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर कहीं मदमस्त हो जाए, कहीं बदअमनी से, कहीं सोचे कि अब ताकत हमारे पास है, तब आपको उस हाथी, उस सत्ता के हाथी को कंट्रोल करने की क्षमता आप में आनी चाहिए। कई बार जब चुनाव आते हैं तो हम पूछते चुनाव लड़ोगे? कि जी कैसे लड़े, कोई हमारे साथ ही नहीं आएगा, कोई हमारी टिकट पे लड़ना नहीं चाहता, बस हम ही
सत्ताधारियों के पीछे जीभ निकाल करके घूमते रहते हैं कि हमें लाख रुपए देंगे, 2 लाख देंगे, या ये बन जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, हमारा कौन सा भविष्य सुधार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जहां खड़ा हूं पटियाला में, यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, बहुत सारी पार्टियों के नेता मंत्री थे, पर हमने शिवसेना हिंदुस्तान का झंडा पूरी ताकत के साथ पकड़े रखा। किसी के मुख्यमंत्री होने से, किसी के मंत्री होने से, किसी की सरकार आने से हमारे दिल में कोई डर पैदा नहीं। लेकिन जैसे आप धीमी धीमी तालियां बजा रहे हो, उससे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई तो दिल में आग हो, दिल में आगे बढ़ने की चाह हो, तब लड़ी जाएगी। मैं अभी यूपी गया था, 2-3 दिन ही रहा, मेरे को कुछ बातें अच्छी नहीं लगी सरकार की। कहते जी योगी का बड़ा दमन चक्र है। मैंने कुछ अखबारों की बयान आपके फेसबुक पे भी डाले, मैंने वहां भी योगी की सरकार के खिलाफ बात की। मैंने वहां भी कहा कि अफसरशाही योगी पे हावी हो गई है। योगी बहुत अच्छे हैं, पर अफसर जो है वो योगी को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा ना आए, इसलिए अफसरशाही अपने तरीके से काम कर रही। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि हम कैसे करें कांग्रेस के मुकाबले, भाजपा के मुकाबले, अकाली दल के मुकाबले, तो पिछले समय में आपने देखा होगा कि श्रोमणी अकाली दल बादल, जिसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल थे, शिवसेना हिंदुस्तान ने उनके साथ गठबंधन किया। मैंने कोई छुप के गठबंधन नहीं किया। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने खुलेआम ऐलान किया कि 117 विधानसभा की सीटों पे शिवसेना हिंदुस्तान के साथ हमारा गठबंधन है। आप में से पंजाब के बहुत सारे लोग उस दिन चंडीगढ़ में थे। सुखबीर बादल खुद बाहर आए, खुद आकर के हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में ऐलान किया। हमने कई स्टेजों पे बोले, कई स्टेजों से नारे लगे, बहुत सारा विरोध भी हुआ अकाली दल का। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान ने पंजाब की सरजमी पे, पंजाब की धरा पे जो बात हो नहीं सकती थी पंजाब की राजनीति के अंदर, हमने भाजपा को रिप्लेस किया। भाजपा जिससे गठबंधन करती थी, उसी से शिवसेना हिंदुस्तान का गठबंधन हुआ, किसी और अकाली दल से नहीं। बीजेपी वाले ये नहीं कह सकते कि आपका तो ढिंसा के अकाली दल से हुआ, आपके दूसरे अकाली दल से हुआ। हमारा उसी अकाली दल से गठबंधन हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और सरकार चलाई। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ पार्टी को मजबूत करने की ताकत से, पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने की ताकत से। अगर कहीं आप उठ के खड़े हो जाओ और संगठन को मजबूत करने की दिशा में चलो। बहुत सारे यूपी के लोग यहां हैं। पांडे जी ने चुनाव लड़ा, गाबा जी ने कहा मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के लिए पूरे मन से 5 साल काम करने की जरूरत पड़ती है। केवल चुनाव के फॉर्म भरने से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जब लड़ करके आप हार जाओ, उसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू होती है कि हम उन गलियों को, उन वार्डों को, उन विधानसभा सीटों को संगठन के रूप में परिवर्तित कर दें, हमारा थैला उठाने वाला हो जाए, हमारा बूथ वर्कर इकट्ठा हो जाए, हमारे बूथ मैनेजमेंट बन जाए, तब आप जो है चंडीगढ़ का और दिल्ली का सफर तय कर सकते हो। केवल यही सोचते रहे कि हमारे पास तो जी पैसे नहीं है। तो मोदी जी के पास पैसे थे। मोदी जी के पास कोई टाटा बिरला ने आके गारंटी दी कि आप प्रधानमंत्री बनो और हम जो है आपको पैसे देंगे। किसी के पास पैसे नहीं होते, केवल उसके पास इच्छा शक्ति होती है। मैंने बताया जब हम अधिवेशन बुला रहे थे तो पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे। हमने एक रणनीति बनाई, एक फार्मूला तय किया, उस फार्मूले पे हमने काम किया, कोशिश की। तो आज संगठन के पास
अधिवेशन पे जो खर्च होगा उससे ज्यादा पैसे संगठन की झोली में पड़े। समस्या है तो समाधान भी है। आज आप इस अधिवेशन से ये मंत्र लेके जाओ कि हमने अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में, अपने अपने वार्ड में संगठन को मजबूत करना है, ताकतवर करना है, काम करना है। केवल ये कहने से नहीं कि हमारा तो कोई मेंबर नहीं बनता, ये तो समस्या हुई। समाधान क्या है, कैसे मेंबर बनेंगे, कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ना चले तो आज 100 फार्मूले लगाते हो कि मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी, मैं अपनी दुकान को कैसे बड़ा करूंगा। कोई वकील है तो वो सोचेगा कि मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा। तो ऐसी जो संगठन की आपको जिम्मेदारी है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई उत्तर भारत है, कोई कहीं है, अगर आप खाना पूर्ति करोगे तो राजनीति आपकी खाना पूर्ति करेगी। ऐसी खाना पूर्ति करेगी कि कभी आप अपने आप को जलील महसूस करोगे, बेइज्जत महसूस करोगे। लेकिन अगर आप संगठन का काम करोगे, मजबूती से करोगे, तो जो रिश्तेदार आपको अभी कहेंगे ये फटींचर है, इसके पास कोई काम नहीं, वही रिश्तेदार आपको कहेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो 10 लोगों को बताएंगे कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है। क्योंकि जब आप मंत्री बन जाओगे तो बहुत सारे रिश्तेदारों के आगे के रिश्तेदार आपके साथ आकर के अपना रिश्ता खोजने लग जाएंगे। तो इसलिए कामयाब होना जरूरी है। हिंदुस्तान शक्ति सेना को हमने इस बार प्रस्ताव लाया है कि पूरे देश में फ्लोट किया जाएगा और शिवसेना हिंदुस्तान के समानांतर एक पैरेलल बॉडी काम करेगी। जैसे आरएसएस के कई संगठन काम करते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और बहुत सारे संगठन हैं। ऐसे ही शिवसेना हिंदुस्तान का यह राजनीतिक संगठन हिंदुस्तान शक्ति सेना पूरे देश में जिला स्तर पे, वार्ड स्तर पे, प्रदेश स्तर पे खड़ा करेंगे और उसमें आपकी भी जिम्मेवारी है। आपकी जहां जहां रिश्तेदारी है, दोस्ती है, उनसे बात करो, वार्ड में खड़ा करो, पड़ोस के प्रदेश में खड़ा करो, अन्य प्रदेश में खड़ा करो, ताकि आने वाले समय में जब आप ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि सम्मेलन में आओ तो कोई कहे ये हरियाणा के मंत्री हैं, कोई कहे ये उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कोई कहे ये फलां जगह के मेयर हैं, कोई कहे जी कहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं। ये आंखों में सपना लेके पटियाले से जाओ कि हमने इस सपने को साकार करना है। ये नहीं हो कि 20 साल केवल शिवसेना में रहो और आपका बच्चा पूछे कि पापा आप कब से हो, कहीं मैं 30 साल से हूँ, कुछ बने के नहीं। पर जो बनते हैं उनको उन गुलदस्ता देने जाते, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, बस हमारा एक ही काम है कि हम गुलदस्ता लिए और उनके पास पहुंच गए, हम खुद नहीं बने। भाई तुमको कोई गुलदस्ता देने आए, इस प्रकार की कोई सपने को लो, कोई इस प्रकार का सपना देखो कि आपको भी लोग कहें कि मेयर साहब, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ऐसा आप बनने की कोशिश करो, प्रयास करो। मैं आज अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन गुप्ता जी के साथ इसलिए आया हूं कि आप भी अपने परिवार को इसमें शामिल करो। कईयों को शर्म आती है, परिवार के लोग नहीं होने चाहिए। ये ऐसी कौन सी खराब जगह जा रहे हो कि परिवार के लोग नहीं होने चाहिए? बच्चों को पता ना हो, पत्नी को पता ना हो, मतलब कुछ गलत कर रहे हो इसलिए छिपाना चाह रहे हो। आज आप कांग्रेस में, बीजेपी में, अकाली दल में देख लो, 3 पीढ़ियां आ गई। बाप है तो बेटे को यूथ में डालेगा, फिर धीरे धीरे मेन पार्टी में आएगा, और वो यूथ में आ गया तो अगले बच्चे को भी डाल लेगा। हमारे यहाँ तो पटियाले में ही है अकाली दल, सरदार कोहली जी, फिर सुरजीत जी, फिर आगे मानयोग अजीत पाल कोहली साहब। तो हम अपनी पार्टी में अपने परिवार को क्यों नहीं लेके आ सकते? मतलब इसको आप नफे का कारोबार नहीं समझते? जो लाभ का धंधा होगा उसमें सब लोग आएंगे। तो इसे आप इतना मजबूत करो कि आपको लगे कि मेरा बच्चा भी शिवसेना हिंदुस्तान यूथ में होना चाहिए, शिवसेना के विद्यार्थी विंग में होना चाहिए। अगर आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है तो आप विद्यार्थी विंग में डालो। आप देख लो, अरुण जेटली की बेटी भाजपा में है,
बहुत सारे भाजपा नेताओं की तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आ गई, तो उनकी पीढ़ी इसलिए आ रही है कि उन्होंने उस संगठन को मजबूत कर लिया, संगठन सत्ता की शिखर पे आ गए, क्योंकि उन्होंने भी कभी कभी अपने घर के आटे में से पैसा बचा करके पार्टी के चंदे में दिया होगा, अपने बच्चे की फीस में से काट के पार्टी के काम के लिए लगाया होगा, बसों में यात्रा की होगी, एक जोड़ी कपड़े पहन करके संगठन का काम किया होगा। यहाँ तो हम ये सोचते हैं कि पार्टी से हमें प्राप्त हो जाए, देना ना पड़े। देने की बात आए तो कहे जी कम से कम दे दे, और लेने की बात आ जाए तो कहे जी मैं तो जिला अध्यक्ष हूं, मेरा हिस्सा ज्यादा बन रहा है, कम क्यों दे रहे हो। तो इसलिए देना भी है संगठन को, और जब उचित अवसर आएगा तो संगठन आपको वापस देगा। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो इसलिए आप लोग जब यहाँ से प्रस्थान करो तो ये सौगंध लेकर, एक कसम लेकर के कि हम अपने संगठन को समय भी देंगे, संगठन के लिए मेहनत करेंगे, संगठन के लिए आवश्यक धन भी जुटाएंगे, और जो है इसमें पद भी प्राप्त किया जाए। पद पार्टी का तो मिले ही मिले, सरकारी पद भी आपको प्राप्त मिले, आप मंत्री बनो, आप मेयर बनो, आप सरकार में सरकार बनाओ, इसके लिए जरूरी है। कई लोग मुझसे पूछते, मैं कहता जीतने के लिए लाख वोट चाहिए, पर किसी को हरवाने के लिए तो 500, 200, 1000 ही बहुत है। आपने किसी का 1000 वोट निकाला, वो मंत्री पद से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, और जब 1000 वोट आपके पास आ गई तो धीरे धीरे आपकी शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, वो आप सबके सहयोग से संगठन यहाँ तक पहुंचा है, संगठन को और मजबूत किया जाए। उन लोगों की बात मत सुनो जो कह रहे हैं कि ये काम बेकार है। आप सफलता का इंतजार करो, जब आप सफल हो जाओगे तो जो लोग कह रहे हैं बेकार है, जो लोग आपके पास नहीं आ रहे, वो सबसे पहले आपके पास आने की जुगत लगाएंगे, और जब आप मंत्री और कुछ बन जाओगे तो सबसे पहले वो दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदल देंगे। यही दुनिया का चलन है, और आपका संगठन बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको अपने मन को कहना कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने मन से बात करनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करने में सक्षम हूँ, ये नहीं कहना कि मैं कर नहीं सकता। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने विश्वास से, अपने मान सम्मान से मुझे नवाजा है, मुझे राष्ट्रीय पद की जिम्मेदारी दी है, और हम कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में हिंदुस्तान शक्ति सेना सभी प्रदेशों में चुनाव लड़े और चुनाव लड़के विजयी हो। आप सभी पटियाला आए, मेरे निमंत्रण पे राष्ट्रीय अधिवेशन में हिंदुस्तान शक्ति सेना में भाग लिया, ठंड की परवाह नहीं की, धूप की परवाह नहीं की, और धन का भी सहयोग किया। जिन जिन हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने धन का सहयोग दिया है, मैं उनका बहुत आभार करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी प्रदेशों में हमारा संगठन बने, उसके लिए आप हमें आमंत्रित कीजिए, छोटे छोटे कार्यक्रम कीजिए। वेस्ट बंगाल वाले भी आना चाहते थे, पर उनकी दूरी बहुत है, उनकी टिकट नहीं बुक हो पाई, तो इसलिए बंगाल वाले आ नहीं सके। उन्होंने अपना संदेश दिया है, तो आप सभी का धन्यवाद। और जोर से एक जय घोष लगा करके इस सभा को यहाँ पर विराम देंगे, और अगली सभा तक हम लोग मिलजुल कर पूरे देश में काम करेंगे। जय जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी। सभी प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों का बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।